आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। पहले तो मुझे लगा शायद वॉशरूम में ना हो, मगर जब 10-15 मिनट गुजर गए वो बाहर ना आए तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी। अहमद को कहीं ना पाकर मैं तेजी से बाहर की जानिब लपकी। अभी मैंने हवेली के सहन में कदम रखा ही था कि घर के बैरूनी दरवाजे से अहमद आता हुआ नजर आया। रात के उस पहर उन्हें बाहर से आता देखकर मुझे बेहद तअज्जुब हुआ। अहमद पहले मुझे देखकर चौंक गए, मगर चंद ही सेकंड में उन्होंने अपने तासुरात नॉर्मल कर लिए। मैं तेजी से उनकी जानिब बढ़ी और बोली, इस वक्त आप कहाँ चले गए थे? तब अहमद बोले, कहीं नहीं, बस जरा घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर हवा खोड़ी कर आऊं। उनकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था। सो शक करने की वजह नहीं बनती थी। मैं बड़ी कच्ची नींद की थी। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो हस्बे मामूल अहमद अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं जल्दी से उठी और सहन के गेट की जानिब बढ़ी। अभी मुझे गेट से कदम बाहर निकाले चंद मिनट ही हुए थे कि सामने से अहमद जाता हुआ नजर आ गया। वो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब मुड़ रहा था। रात बहुत खामोश थी, हर तरफ गुप अंधेरा था, इसीलिए डर के मारे मैं खामोशी से वापस आ गई। बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि आखिर क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद अहमद वापस आ गए, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और खामोशी से सो गई। मगर उसके बाद मेरा दिमाग एक अजीब सी उलझन का शिकार था। अगले दिन मैंने घर की मुलाजमा से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर मुलाजमा ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, बीबी जी, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर दोबारा मत कीजिएगा। साहब ने सख्ती से इस घर के बारे में बात करने से रोका हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस घर में क्या है, कौन रहता है, इसलिए आप भी दोबारा इस घर के बारे में कोई सवाल मत कीजिएगा। ये कहकर वो अपनी फटी हुई आंखें लेकर वहां से निकल गई। मैं काफी देर उसके रवैये पर हैरान वही खड़ी सोचती रह गई। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि शाम को जब अहमद आएगा तो उससे सच्चाई मालूम करूंगी। मैं जानती थी अहमद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। रात को अहमद के आते ही मैंने मौका पाते ही अहमद से पूछा, कल मैंने आपको हवेली के जानिब जाते हुए देखा था, आप वहां क्यों गए थे? मेरी ये बात करने की देर थी कि अहमद ने हैरत से मेरी जानिब देखा। अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मेरा मुंह दोनों हाथों से पकड़कर बोले, आज तुमने ये हिम्मत कर ली है, मगर आइंदा तुमने इस तरफ जाने की हिम्मत भी की तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उनकी आंखों में मारे तैश के खून उतर आया था। उनका लहजा इतना सख्त था कि उनके छोड़ते ही मैं एकदम पीछे हटी। सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स, इतने बड़े घर का चश्मो चिराग, बैरूनी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला, इस कदर गैर मुहज्जब और जाहिलाना हो सकता है। मेरी आंखों में नमी तैर गई, जिसे मैंने खामोशी से छुपा लिया। मैं उनके इस रवैये पर चुप हो गई, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था, जिसे बाहर हाल हर हाल में पाया तकमील को पहुंचाना था। वो रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतजार था, मगर इस रात गैर मुतवक्का तौर पर अहमद कहीं नहीं गया। उसके बाद भी तकरीबन पूरा हफ्ता वो कमरे से बाहर नहीं गया, मगर उसका रवैया मेरे साथ बदला बदला सा था। अब मेरा तजस्सुस का मादा दम तोड़ने लगा। मैंने सोच लिया कि उनका घरेलू मामला है, अगर ये मुझे नहीं बताना चाहते तो उसे बार बार सवाल नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो अपना ही घर बर्बाद कर बैठूं। मगर ठीक 1 हफ्ते बाद आधी रात को अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो। मैंने एकदम आंख खोली तो अहमद कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने फौरन आंखें मूंद ली और सोने का नाटक करने लगी, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला मैं भी तेजी से उसके पीछे पीछे चल दी। मैंने दिल में ये तहैया कर लिया कि आज तो सच जानकर ही रहूंगी। अहमद पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता मैं किसी न किसी चीज की ओट में छुप जाती। हवेली बहुत बड़ी थी, सो मेरे लिए ये करना मुश्किल नहीं था। अहमद हवेली से बाहर निकल चुका था। रात ठंडी और यख बसता थी, इस पर धुंध इस कदर ज्यादा कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। इसीलिए मैं थोड़ा फासला रखकर दबे कदमों पीछे चलती रही। अहमद को पता नहीं था मेरे पीछे कौन है। अहमद हवेली में जा चुका था, मगर मैं तेजी से अंदर लपकी। दरवाजे में उसने कदम रखा।
फिर सामने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन खुशी की बात ये थी कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया। मैं बरामदे की एक दीवार की ओट में छुपकर अंदर का मंजर बआसानी देख सकती थी। अंदर जाते ही अहमद ने कमरे की लाइट खोली। उसके बाद का मंजर मेरे होश उड़ा गया। सोच भी नहीं सकती थी सच्चाई इतनी भयानक होगी। मैंने वहाँ एक खूबसूरत लड़की देखी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। मेरा शौहर उसकी गोद में सर रखकर उससे बातें कर रहा था। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। आंखों से उबलने लगे। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मेरे होते हुए इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होगा। मेरे ऊपर जैसे क़यामत बरपा हो गई। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा शौहर आधी रात को उठ कर किसी गैर लड़की की कुर्बत में जा बैठे। मैं अपने आंसू पूंछती तेजी से वहां से मुड़ी और कमरे में जाते ही सामान निकालकर बैग में डालने लगी। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। मेरे आंसू और मेरे हाथों की कपकपाहट मेरा साथ नहीं दे रही थी। अभी मैंने कुछ कपड़े निकाले ही थे कि अचानक अहमद कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस कदर तैश में देखकर हैरान हुआ और बोला, ये तुम इस वक्त क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? उसके अल्फाज मेरे कानों में जहर बनकर घुल रहे थे। मैं फौरन उसकी जानिब बढ़ी। तकरीबन चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकती। तुम एक बेवफा शख्स हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी बीवी के होते हुए तुम दूसरी औरतों की गोद में सर रखकर रोते हो। मेरे ये कहने की देर थी कि एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत ऐसी थी कि मैंने खुद को मुश्किल से गिरते गिरते संभाला। थप्पड़ मारकर भी अहमद का जुनून कम ना हुआ। बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती इस किस्म की बात करते हुए? तुम उस औरत की हकीकत जान जाओगी तो तुम्हें खुद से नफरत होगी और जो कुछ तुमने बोला है उस पर शर्मिंदगी महसूस होगी। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गई। ये कहते हुए वो जमीन पर डह गया और बच्चे की तरह बिलबिलाकर रोने लगा। मेरी आंखों में हैरत के साथ आंसू भी थे। उसकी हालत देखकर मैं भी जमीन पर बैठ गई। मैंने उसके हाथों को थाम लिया और पूछा। तब रोते रोते वो लम्हा भर को रुके और ठंडी आह लेकर बोले, ये उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद पहली बार लंदन से वापस आया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी नज़र 5 चहचहाती चिड़ियों पर पड़ी। वो पांचों एक से बढ़कर एक थी, बेहद मासूम और खूबसूरत थी। मैंने शाम के खाने पर अम्मा से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये हलीमा बुआ की बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं। मगर अम्मा की ये बात सुनकर मेरे दिल में कई शैतानी ख्यालात उमड़ आए। क्योंकि मैं बाहर से पढ़कर आया था, इसीलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मुझे तो दिल लगाने का अच्छा बहाना मिल गया। वो घर में चलती फिरती रंग बिरंगी तितलियां लगती, हर वक्त मेरी खिदमत के लिए तैयार रहती। ऐसे में मैं उनकी ज़ात का फ़ायदा कैसे ना उठाता। मैंने एक एक करके उन 5 बहनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। मैंने बारी बारी उन 5 के साथ अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा किया। मैं हर एक से मुख्तलिफ वक्त में मिलता था ताकि किसी को शक न हो। उनमें से सबसे छोटी 14 साल की थी, जो मुझे बेहद प्यारी लगती थी। वो सारी लड़कियां इंतहाई मासूम थी, लिहाजा आसानी से मेरे बहकावे में आ जाती। हलीमा बुआ तो यही समझती कि मैं उनके लिए भाइयों की तरह हूँ, मगर मेरी जिंदगी लुत्फ और सरूर से बढ़ चुकी थी। मैं उन्हें अपने पैरों तले मसलता रहा, लेकिन मेरा बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब एक रात उनकी सबसे छोटी बेटी मेरे कमरे में आई। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।